वेलकम बैक टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैंने लिया है AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। दोस्तों, इससे पहले AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं टॉप कॉर्नर पे आई बटन में टैग कर दूंगा एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। साथ ही एक सेकेंड वीडियो जो कि फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडियन गैप के अनुसार, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार करेक्ट सही बैलेंस शीट कैसे बनाएं, वो वीडियो भी मैंने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है और आई बटन में भी मैंने टैग कर दिया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को भी देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज अब हम शुरू कर रहे हैं। आइए, जैसा कि मैंने आपको AS1 में वीडियो बनाते समय ही AS1 के वीडियो में ही मैंने बताया था कि मेरा फ्लो रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले मैं क्विक रेफरेंस, क्विक रिवीजन, क्विक व्यू दूंगा उस स्टैंडर्ड का जिस स्टैंडर्ड के लिए वीडियो बन रहा है। एक मोटी बातें कि इस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ना क्या है, इसके मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसका समरी क्या है, इस स्टैंडर्ड का समरी क्या है। इसके बाद मैं इन डेप्थ एनालिसिस शुरू करूंगा, जो कि CA इंस्टीट्यूट, आप जानते हैं कि ये सारे स्टैंडर्ड तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है इसे बनाना और पब्लिश करना, इशू करना, है ना। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिलेटेड जो भी बातें हैं वो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टडी मटेरियल्स मीन्स जो आपके स्टडी के लिए जो मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं, जो टेक्स्ट प्रोवाइड होते हैं, वो कर रहे हैं। उससे आपको सीखना होता है। तो मैं ICAI के मटेरियल से ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कोई भी मैनिपुलेटेड वर्जन ऑफ स्टडी मटेरियल यूज नहीं करता और ना ही आपको रिकमेंड करूँगा। आप डायरेक्ट द ICAI के द्वारा पब्लिश्ड मटेरियल को ही पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली वही ही सही एंड सटीक जानकारी देती है। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता और ये परफेक्ट जानकारी होती है। तो चलिए, तो मैं पहले क्योंकि व्यू बताऊंगा, उसके बाद डिटेल एनालिसिस करूंगा, उसके बाद आपको बेयर टेक्स्ट से भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली बेयर टेक्स्ट में क्या है, मीन्स जो एक्चुअली में लिखा हुआ है उसका वर्ड टू वर्ड क्या है, वर्ड टू वर्ड वहाँ क्या लिखा हुआ है, जो कि प्रोफेशनल जब आप एक्चुअली मार्केट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आते हैं, जब बनाते हैं या आप ऑडिट करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं, उस समय एक्चुअली आपको एनालिसिस यहाँ से वर्ड टू वर्ड, क्योंकि वहाँ टेक्निकल वर्ड लिखे होते हैं जो यहाँ से देखने होते हैं, मैं उसे सबसे लास्ट में बताऊँगा, है ना। तो हमारे पास
तीनों लेवल के स्टूडेंट जो सिर्फ क्विक व्यू मोटे तौर से एक रफ आइडिया लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले वीडियो देखेंगे शुरू का, उनका काम हो जाएगा। उसके बाद कुछ एग्जामिनेशन पर्पस एंड नॉलेज, वर्किंग नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहेंगे, उसके लिए मैं इन डेप्थ एनालिसिस करवाऊँगा। उसके बाद रिसर्च बेस्ड स्टडी मैं सबसे लास्ट में करवाऊँगा, जो आपके प्रोफेशनल वर्क में भी काम आएगा। इवन प्रोफेशनल वर्क में तो ये सभी काम आएंगे, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड स्टडी होगी, वो लास्ट में मैं कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू at which inventories are carried in the financial statements, including ascertainment of cost of inventories and any write down thereof to net realizable value। आप इन्वेंट्रीज, जिसे आप, जो छोटे बच्चे होते हैं 11th 12th एंड फाउंडेशन क्लास के बच्चे, वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं, है ना। ओपनिंग स्टॉक याद आ रही है, यही इन्वेंट्री है ना। अब देखिए, एक्सक्लूडेड इन्वेंट्री इज नॉट डील्ड विथ बाय AS2। AS2 इनके बारे में बात नहीं करता। किनके बारे में? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो WIP हैं, उनके बारे में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, AS7, तो इसके बारे में बात वहाँ होगी। सेकेंड, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। इसके सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में भी यहाँ बात नहीं होगी। शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इसके बारे में भी यहाँ बात नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम से अलग स्टैंडर्ड है, अलग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम इसके बारे में वहाँ बात करेंगे। Producers inventories of livestock, agricultural and forest product and mineral oil, ores and gases to the extent that they are measured at NRV, net realizable value, in accordance with well established practices in those industries. Inventories are assets held for sale in ordinary course of business। इन्वेंट्री क्या है? एक एसेट्स है, जिसे आप करेंट एसेट्स कहते हैं। करेंट एसेट्स में आप क्लासिफाई करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपने सेल करने के लिए रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और सच सेल, या फिर आप नॉर्मली जिस प्रोडक्ट का सेल करते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रखा है, उसके लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में रखा है ना। या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में वो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और in the form of material or supplies to be consumed in production process or in the rendering of services। यहाँ नोट देखिए, डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट
and standby equipment which meet the definition of PPE as per AS10। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है जो जिनका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात करता है। उसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, सर्विसिंग इक्विपमेंट होते हैं एंड अदर इक्विपमेंट होते हैं जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं, मींस वो फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट बन जाते हैं एज पर AS10, वो इन्वेंट्री नहीं कहा जाएगा। तो आपको इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्लियर हो गया, इन्वेंट्री किसे कहते हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री का कॉस्ट पहले डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद उसका नेट रिलाइजेबल वैल्यू डिटरमाइन कर देखेंगे। दोनों में जो कम वैल्यू होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, जिस मेथड से जो वैल्यू आपको कम आ रही है उससे ही आप मेजर करते हैं, लेते हैं, कंसीडर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, है ना, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करते हैं। आइए देखते हैं। नेट रिलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। ये तो आपको क्लियर ही होगा। अगर यहाँ क्लियर नहीं हो पाए कुछ वर्ड तो आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का हमारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने दो तरह से उस वीडियो को बनाया है। एक 160 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इन 2 आवर्स, मैंने 2 घंटे में 160 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग डेफिनिशंस, अकाउंटिंग टर्म्स के डेफिनिशंस एक्सप्लेन किया है एज इट इज बाय ICAI विद समरी। अगर आप उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 6 घंटे का सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड ऑलरेडी कर दिया है चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं। नेट रिलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन and estimated cost necessary to make sale. Assessment to be made at each balance sheet date। अब ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू कब निकालते हैं, कब हम डिटरमाइन करते हैं, इसका असेसमेंट कब करते हैं? ईच बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट किसी एक निश्चित तारीख को बनाया जाता है ना, एक फिक्स्ड डेट को बनाया जाता है। इन इंडिया जनरली 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर बैलेंस शीट की डेट होती है ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, cost of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and conditions। तो कॉस्ट आप समझ रहे हैं, कॉस्ट। अब आपको कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है ये बताया गया है। परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट्स, ये तो वैसे भी आप हटाकर एंट्री करते हैं ट्रेड डिस्काउंट्स को, रिबेट्स एटसेट्रा। ड्यूटीज एंड टैक्सेज अदर देन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेज, ये इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज में। ऐसे ड्यूटीज एंड टैक्सेज, सपोज GST आपको रिफंड नहीं मिलेगा तो आप
उसको कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट मानते हैं। अगर रिफंड मिल जाएगा तो उसे कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट नहीं मानेंगे, नहीं बनाएंगे। फ्रेट इनवर्ड, आपको अपने यहाँ तक उस इन्वेंट्री को लाने का खर्च, किराया, फ्रेट इनवर्ड इसी को ही कहते हैं। अदर एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का डेफिनेशन बताया है। किसे कहेंगे आप कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। दोस्तों, ओवरहेड्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब हुआ ऐसे प्रोडक्शन के एक्सपेंस जो होंगे ही होंगे और आपको ये नहीं पता कि ईच क्वांटिटी कितना होगा, है ना। जैसे फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड एक्सपेंस है, वो प्रोडक्शन में यूज होता है, फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किस सेल के अगेंस्ट है ना, क्योंकि वहाँ तो रेगुलर प्रोडक्शन होता है ना। तो आप क्या करते हैं, चार्ज करना होता है, एलोकेट करना होता है, एलोकेट करना होता है। तो आप एलोकेशन कैसे करते हैं? जितने भी फैक्ट्री के रेंट पूरे मंथ के आए और पूरे मंथ में जो आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उससे डिवाइड किया, पर यूनिट प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड आप डिटरमाइन करते हैं और जितने भी आपके नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इन्वेंट्री हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गया। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दोस्तों ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का अपोजिट होता है। वेरिएबल मीन्स आप जब प्रोडक्शन करेंगे तभी ये खर्च लगेगा और ये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपको पहले से मालूम होगा। जैसे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एग्जाम्पल्स, आपको पता है कि 5 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए 5 लीटर ऑयल्स आपके लगते हैं, तो 1 यूनिट के लिए 1 लीटर ऑयल, तो 1 लीटर ऑयल का कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, तो वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकल गया। आपने डिटरमाइन कर लिया तो आप वो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इन्वेंटरी से, है ना। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन्स। अब आप किन चीज़ों को इन्वेंट्री के कॉस्ट से एक्सक्लूड करेंगे, उसे कंसीडर नहीं करेंगे, उसे नहीं मानेंगे। पहला, एबनॉर्मल वेस्टेज। अगर कोई एबनॉर्मल वेस्टेज है तो आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में उसे नहीं लेंगे, उसे हटा देंगे। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेंगे अनलेस वो कंपलसरी हो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आप इन्वेंट्री का पार्ट कभी नहीं बनाएंगे, उसे इन्वेंट्री के कॉस्ट में कभी ऐड नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरली आप नहीं ऐड करते हैं, नहीं करेंगे। अनएलोकेटेड ओवरहेड्स, कुछ ऐसे ओवरहेड्स होते हैं जो आप एलोकेट नहीं कर पाते हैं, उसे आप इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाएंगे, इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अब एक एक्सेप्शन ने रखा है, material and other supplies held for use in the production of inventory are not written down below cost
if the finished product in which they will incorporated are expected to be sold at or above cost। क्या मतलब हुआ? मटेरियल और अदर सप्लाई मीन्स आपका इनपुट रॉ मटेरियल्स जिससे आप अपने फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सेल करते हैं मार्केट में, है ना। तो ये इन इनपुट रॉ मटेरियल्स, इनपुट इन्वेंटरीज का प्राइस इसके कॉस्ट से कम आप डिटरमाइन नहीं करेंगे। अगर फिनिश प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आप उसे सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उस कॉस्ट से ऊपर आएगा। मीन्स रॉ मटेरियल को जो आप फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जब आप उसे सेल करेंगे वो प्राइस इस रॉ मटेरियल के परचेज कॉस्ट से ऊपर अगर है तो आप इस इनपुट रॉ मटेरियल का कॉस्ट डाउन नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू रिटर्न डाउन नहीं करेंगे इसके कॉस्ट से। मीन्स इसका वैल्यूएशन कॉस्ट पर ही करेंगे, भले इसकी एनआरवी कम आए तो भी आपने इसका वैल्यूएशन कॉस्ट पर ही करना है, बशर्ते उससे बना फाइनल प्रोडक्ट जब सेल हो वो एबव कॉस्ट पर हो। तो दोस्तों ये एक्सेप्शन भी आप समझ गए होंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कॉस्ट फॉर्मूला। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी of items that are not ordinarily interchangeable and goods or services produced and segregated for specific projects should be assigned by specific identification of their individual costs. For other inventories, cost can be assigned by using the first in first out FIFO method or weighted average cost formula, whichever reflect the fairest possible approximation to the cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition। क्या मतलब हुआ? द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम दैट आर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, जो ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल नहीं हैं, एंड गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस और सेग्रीगेटेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी असाइंड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉस्ट। उसे इंडिविजुअल कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस आपको देखना पड़ेगा। उसका कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए इंडिविजुअल हर आइटम का, हर ट्रांजैक्शन का, है ना, हर इन्वेंट्रीज का सेपरेटली इंडिविजुअली कॉस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा। सेकंड, इसके अलावा जितने इन्वेंट्रीज हैं जो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है, उसके लिए आप या तो फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, मीन्स आप ये मानकर चलेंगे कि जो इन्वेंट्री पहले आई वो पहले बिक गई, जो पहले आई वो पहले गई, जो पहले परचेज हुई वो पहले बिक गई, जो बाद में परचेज हुई वो बाद में बिकी, है ना। या वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला, इन दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ जो ज़्यादा फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट के नज़दीक पहुंच पाए।
मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा फेयरेबल वैल्यू इनका दिखा पाए, जो ज़्यादा फेयर हो, जो ज़्यादा अच्छा हो, है ना, जो एग्जैक्ट के ज़्यादा करीब जा सके, जो फार्मूला, जिस फार्मूला से उसकी कॉस्ट एग्जैक्ट कॉस्ट के बिल्कुल नज़दीक, अप्रॉक्सीमेटली नज़दीक पहुंचे, है ना, वो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्विक रेफरेंस में इतना ही आपको दे रखा है, ऑलमोस्ट इतना ही आपने पढ़ना भी है, कुछ एडिशनल बातें आएंगी अभी हम देखते हैं। चलिए तो फिर अब डिटेल्ड एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी AS2, ये रिवाइज्ड समय समय पर होती रहती है, इसे आप भूल जाया करो, रिवाइज्ड आप बस ये याद रखो। इंट्रोडक्शन दे रखा है, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंटरीज इज प्रेस्क्राइब्ड इन AS2, है ना, AS2 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंटरी बताया गया है कि इन्वेंटरी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप, इनका रिकॉग्निशन एंड रिकॉर्डिंग एंड ट्रीटमेंट कैसे करोगे, है ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज which provide guidelines for determining the value at which inventories are carried in financial statements until related revenues are recognized. It also provides guidance on the cost formulas that are to use assign cost to inventories and any write down thereof. Write down means उसकी वैल्यू कम करना to net realizable value. अब इन्वेंटरी का डेफिनेशन, जैसा अभी हमने क्विक रेफरेंस में पढ़ा, इन्वेंटरीज AS2 defines inventories as assets held for sale in ordinary course of business or in the process of production for such sale or for consumption in production of goods or services or sale, including maintenance, supplies, and consumables other than machinery spares, servicing equipment, and standby equipment meeting the definition of property, plant, and equipment as per AS10। जैसा अभी हमने पढ़ा वही बातें ये यहाँ बता रहे हैं, इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो AS10 में फॉल कर जाएंगे, जो AS10 में फिक्स्ड एसेट्स की क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे, वो फिक्स्ड एसेट्स बन जाएंगे, फिर वो इन्वेंटरी नहीं रहेंगे, है ना। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप ऑफ AS2 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, वर्क प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, अभी हमने डिस्कस किया। शेयर डिवेंचर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ इन्हें कवर नहीं करते हैं। प्रोड्यूसर्स इन्वेंटरीज ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स, घोड़ा, हाथी, भैंस, गाय, बैल, गोट, बकरी, भेड़, ऊंट एटसेट्रा, आप समझ गए। एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल कृषि प्रोडक्ट, ग्रेन्स, फ्रूट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वुड्स, जड़ी बूटी, है ना, लकड़ी, फ्रूट्स एंड मिनरल ऑयल्स, ओर्स मीन्स खान से जो निकलती हैं, खनिज एंड गैसेज, LPG, CNG, PNG एटसेट्रा,
to the extent that they are measured at net realizable value in accordance with well established practices in those industries, है ना। इन सब चीज़ों के लिए उस इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वहाँ जो प्रैक्टिस फॉलो हो रही है आप उसे फॉलो करें। वेयर सेल इज एश्योर्ड under a forward contract or a government guarantee, or where homogeneous market exists and there is negligible risk of failure to sell। तो ये सब यहाँ कवर नहीं होंगे। इन्हीं सब बातों को और एक्सप्लेन किया है आगे। तो ये मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आप डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज यहाँ आते हैं। इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, विच एवर इज लोअर, आप जानते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। Net realizable value is the estimated selling price in ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. The valuation of inventory at lower of cost and net realizable value is based on the view that no asset should be carried at a value which is in excess of the value realizable by its sale or use। अब यहाँ देखिए एक चार्ट बनाया गया है। इन्वेंट्रीज या तो वो रॉ मटेरियल होगा या फिर वो फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस होगा, है ना। यही तीन सिचुएशन हो सकते हैं, इसके अलावा चौथा और कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकता। एट कॉस्ट रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट पे आप वैल्यू करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इफ फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड और फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड एट और एबव कॉस्ट, अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल को आप कॉस्ट पे कब डिटरमाइन करेंगे, कब वैल्यू करेंगे, जब इससे जुड़ा फाइनल प्रोडक्ट, इससे बना फाइनल प्रोडक्ट इसके कॉस्ट पर या उससे ज़्यादा वैल्यू पर सेल हो, तो आप इस रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कॉस्ट पे करेंगे। अदरवाइज नहीं तो फिर इसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करेंगे। दोस्तों रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ये वही एक्सेप्शन है जो अभी हमने क्विक रेफरेंस में जो एक्सेप्शन देखा है, ये इसी एक्सेप्शन की बातें कर रहे हैं। इधर फिनिश्ड गुड्स एंड WIP लोअर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट या फिर NRV की वैल्यू कम आएगी, हम उसे डिटरमाइन कर ले लेंगे। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वीडियो रिवाइंड कर देखिए या फिर चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सारे एग्जाम्पल्स का आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रहा हूँ, आप देखते चलें, है ना। क्योंकि अगर मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बताने लगा, उसे एक्सप्लेन करने लगा, तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल में सेम टू सेम एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन
इनका डेफिनेशन बताया। चलिए देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इसमें कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ आया ना, अभी जैसा हमने क्विक रेफरेंस में पढ़ा, यहाँ दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं सेम टू सेम। कॉस्ट ऑफ परचेज, इसका डेफिनेशन देखिए। कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेज अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल मीन्स रिफंडेबल मीन्स credit available by the enterprise from the tax authority and other expenditure directly attributable to the acquisition. Trade discount, rebate, duty drawbacks and other similar items are deducted in determining the cost of purchase. दोस्तों जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने एक वीडियो बनाया है, बनाकर अपलोड कर दिया हुआ है चैनल पे, आप देखेंगे। मैं आई बटन पे भी इसे लिंक कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। 160 अकाउंटिंग टर्म्स एंड डेफिनेशंस, 160 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का वीडियो मैंने 2 घंटे का है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। एंड उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल विद एप्लीकेशन 6 घंटे की है, 3 पार्ट में। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है? तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड्स कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एग्जांपल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड, है ना। दे ऑल्सो इंक्लूड ओवरहेड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। There are incurred in converting raw material to finished goods, है ना। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा ना, fixed production overhead should be absorbed systematically 2 units of production over normal capacity। ऐसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। Normal capacity is the production of the enterprise expected to achieve on an average over a number of period or season under normal circumstances। आप समझ गए नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है? कि एक एक्सपेक्टेड है कि इतना प्रोडक्शन नॉर्मली होगा, नॉर्मल सिचुएशन में एवरेज है कि इतना प्रोडक्शन, इतना नंबर ऑफ प्रोडक्शन इतने पीरियड में होना है, होता है, हो सकता है इस फैक्ट्री में, इस प्लांट एंड मशीनरी से। टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लांट मेंटेनेंस, द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन मे बी यूज्ड इफ इट इज अप्रोक्सीमेटली द नॉर्मल कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन should not be increased as a consequence of low production or idle plant। Unallocated overhead, under recovery जिसे ही बोलते हैं, under recovery of overhead are recognized as an expense in the period in which they are incurred। मीन्स इसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, इसे इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाते हैं। In periods of abnormally high production, the amount of fixed overheads allocated to each unit of production in each decrease so that inventories are not measured above cost। Variable production overheads are assigned to each unit of production on the basis of the actual use of production facilities। दोस्तों इसी से संबंधित अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, फिक्स्ड ओवरहेड का ऑब्जॉर्प्शन, है ना। नॉर्मल कैपेसिटी में किस तरह से आप ओवरहेड्स को ऑब्जॉर्ब एलोकेट करेंगे, ओवर प्रोडक्शन में किस तरह से करेंगे। ओवर प्रोडक्शन में
ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्शन से, और जो पर यूनिट कॉस्ट आएगा वो आप एलोकेट कर देंगे। नॉर्मल कैपेसिटी में नॉर्मल नंबर ऑफ यूनिट्स से पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे। एंड अंडर प्रोडक्शन कैपेसिटी मीन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन होने के केस में भी नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड कर ही आप पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। जितनी इन्वेंट्री प्रिपेयर हुई, मैन्युफैक्चर हुई, उसे आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन चार्ज कर देंगे। जितने अंडर प्रोडक्शन है, मतलब जो प्रोडक्शन नहीं हुआ, जितने यूनिट, उतने यूनिट का प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे, ना कि जितना ही प्रोडक्शन हुआ उसी पर आप चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, है ना। यही सारे इन एग्जाम्पल्स में बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, वीडियो रिवाइंड कर करके देख लें, है ना। आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। Next, joint or byproduct. In case of joint or byproducts, the cost incurred up to the stage of split off should be allocated on a rational and consistent basis. The basis of allocation may be sale value at split off point. For example, value of byproduct scraps and wastage are usually not material. These are therefore valued at NRV, net realizable value. The cost of main product is then valued at joint cost minus net realizable value of byproducts, scrap or waste product. दोस्तों, यहाँ बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपका मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ बाय प्रोडक्ट बट नेचुरल वो बनेगा ही बनेगा। ये इम्प्लाइड है कि वो बाय प्रोडक्ट साथ का साथ बनेगा ही बनेगा। जैसे शुगर प्रोडक्शन में एथेनॉल उसका बाय प्रोडक्ट है, बनता ही बनता है ना। तो वो एथेनॉल और केमिकल्स जो और अदर्स केमिकल्स निकलते हैं वो सारे बाय प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेन प्रोडक्ट शुगर बनाना है, चीनी प्रिपेयर करना है चीनी मिल में। तो जो छोटी छोटी मात्रा में अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, वो बाय प्रोडक्ट कहे जाते हैं। स्क्रैप एंड वेस्टेज, तो आप जानते हैं कि वेस्ट स्क्रैप किसे बोलते हैं, वेस्ट किसे बोलते हैं। वेस्टेज प्रोडक्ट मीन्स जब ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें कुछ डिफेक्ट निकलते हैं, वो वेस्टेज, वो स्क्रैप कहा जाएगा। इनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है वो हमें यहाँ पे बताया है। इन केस ऑफ ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट। अब दोस्तों एक ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा मेन प्रोडक्ट्स एक साथ प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे जब आप राइस, फूड ग्रेन, जो राइस चावल आप खाना खाते हो वो पेडी से तैयार होता है, धान से तैयार होता है ना। वो पेडी से तैयार होता है, वो धान से तैयार होता है। तो पेडी को जो मशीन में डाला जाता है प्रोडक्शन करने के लिए,
तो उसके जो छिलके निकलते हैं वो एनिमल्स को खाने के यूज में काम आता है ना। उसे भूसा, भूसा अलग हिंदी में उसे भूसा वर्ड दिया जाता है नाम। और चावल जो हम आप खाते हैं, तो यहाँ दो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ में कुछ वेस्टेज हो जाता है, जो चावल बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, रद्दी हो जाता है ना, वो स्क्रैप वेस्टेज हो गए। तो ये एग्जांपल था ज्वाइंट प्रोडक्ट का। चलिए अब आप सारे टर्म समझ गए, अब आप पढ़ें कि कैसे इसका कॉस्ट डिटर्मिनेशन होता है इन केस ऑफ ज्वाइंट और बाई प्रोडक्ट। द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्टेज ऑफ स्प्लिट ऑफ, मीन्स दोनों को अलग कर सकते हैं, शुड बी एलोकेटेड ऑन अ रेशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, है ना। एक रीजनेबल बेसिस पे आप दोनों को बांट दो, स्प्लिट अप करो। द बेसिस ऑफ एलोकेशन में बी सेल वैल्यू, आप बेसिस लोगे ना स्प्लिट ऑफ करने के लिए कॉस्ट का, कैसे करोगे उसका, या तो सेल वैल्यू या फिर नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, लेकिन रीजनेबल होता है कि सेल वैल्यू पे कॉस्ट को स्प्लिट अप किया जाए, बांट दिया जाए। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट स्क्रैप एंड वेस्टेज आर यूजुअली नॉट मटेरियल, है ना, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। These are therefore valued at NRV। तो हम इन बाय प्रोडक्ट्स स्क्रैप एंड वेस्टेज को इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यूएशन करते हैं, इनका डिटर्मिनेशन करते हैं, इनका कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। इनकी वैल्यू डिटरमाइन होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। The cost of main product is then valued at joint cost minus net realizable value of byproduct, scrap और waste। अब दोस्तों कोई ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें ज्वाइंट प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट होगा, स्क्रैप होगा, वेस्टेज होंगे, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। आप उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू उनके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस करेंगे, उसके बाद जो कॉस्ट आएगा उसे आप ज्वाइंट प्रोडक्ट्स पे उनकी सेल वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, स्प्लिट ऑफ कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो ये रहा ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अदर कॉस्ट, these may be included in cost of inventory provided they are incurred to bring the inventory to their present location and condition. Cost of design, for example, for a custom made unit may be taken as part of inventory cost. Interest and other borrowing costs are usually considered as not relating to bringing the inventories to their present location and condition. These costs are therefore not usually included in cost of inventory. Interest cost generally आप इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानते, इसे इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं करते। Interest and other borrowing costs, however, are taken as part of inventory cost, where the inventory necessarily takes substantial period of time for getting ready for intended sale। अगर इस इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट है और प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही लंबा चलने वाला है, जैसे वाइन प्रोडक्शन कॉस्ट में इसके रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो इंटरेस्ट या अदर बोरिंग कॉस्ट इनकर होते हैं वो ऐड किया जाता है, क्योंकि एक वाइन प्रिपेयर करने में कई
दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, है ना। तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट या बोरोइंग, अदर बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हुआ, वो उसी प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ, है ना। तो वो इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट उस प्रोडक्शन में ऐड कर उस फाइनल प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, समझ। सैंपल एग्जांपल दे बता रखा है, इन्वेंटरी इज बाइंग। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इज साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ amortization of intangibles for ascertaining inventory cost. It nevertheless appears that amortization of intangible related to production, example patent right, production or copy or copyright for a publisher, should be taken as part of inventory cost. इसके बारे में यहाँ इस स्टैंडर्ड में कुछ भी बात नहीं किया गया, साइलेंट है। इसलिए जो कस्टमरी प्रैक्टिस है ना, जो हमारा कस्टम है, जनरल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, उसे फॉलो कर लिया जाता है। और इससे रिलेटेड डिटेल हम ES10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, exchange difference are not taken in inventory cost. Exchange difference means foreign exchange difference, foreign currency exchange difference. Conversion cost, factory overhead fixed है at normal capacity, at actual production cost. अब ये दोनों सिचुएशन बता रखा है। When actual production is almost equal or lower than normal capacity, जैसा मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था आपको, जब प्रोडक्शन लगभग इक्वल या नॉर्मल कैपेसिटी से कम है तो फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। When actual production is higher than normal capacity, then fixed cost कैसे absorb होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी at actual production, number of production, है ना। फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड अगर है तो वो एक्चुअल प्रोडक्शन पे चार्ज होगी, मीन्स पर यूनिट प्रोडक्शन, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट ही तो पर यूनिट है ना। डायरेक्ट लेबर तो डायरेक्ट चार्ज किया जाएगा। ज्वाइंट कॉस्ट, मेन ज्वाइंट कॉस्ट, सेल वैल्यू एट सेपरेशन, सेल वैल्यू एट कंप्लीशन। इसमें दो सिचुएशन हो सकते हैं। एलोकेशन एट रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, जैसा अभी हमने यहाँ पढ़ा था, जस्ट ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, है ना, कि आप कॉस्ट को स्प्लिट अप कर दोगे एक रीजनेबल बेसिस पे। तो आप एक रीजनेबल बेसिस कैसे डिटरमाइन करते हो, इन जनरल सेल वैल्यू के आधार पे, है ना। जैसे ही आपको पता लगता है कि अब मैं कॉस्ट स्प्लिट कर सकता हूं, आपने कर देनी है एज मच पॉसिबल। बाय प्रोडक्ट हमेशा NRV पे मेजर किया जाता है और ये डिडक्ट किया जाता है मेन प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट है तो मेन प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा है तो ज्वाइंट प्रोडक्ट, है ना। अभी आप आगे बढ़ेंगे, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट इन्वेंटरी। जैसा अभी हमने क्विक रेफरेंस में पढ़ा था कि हम कुछ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज को एक्सक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज, है ना, लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर सच स्टोरेज। मीन्स जब आप गुड्स प्रोड्यूस होकर गोडाउन में आ गया
तो उस गोडाउन का स्टोरेज कॉस्ट हम नहीं ले सकते, लेकिन इन्वेंट्री का स्टोरेज कॉस्ट हम लेंगे, ऐड करेंगे, है ना। अगर वो इन्वेंट्री फैक्ट्री वेयर हाउस में रखा हुआ है, वहाँ जो फैक्ट्री वेयर हाउस में स्टोरेज कॉस्ट लगती है वो हम ऐड करेंगे, है ना। लेकिन सेलिंग वेयर हाउस मीन्स प्रोडक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हरी झंडी दे दी, वो इशू कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, तो उसके बाद जो स्टोरेज कॉस्ट है वो हम नहीं लेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं ऐड करेंगे इस इन्वेंट्री के कॉस्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होता, है ना, उस इन्वेंट्री के लिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये तो ऑब्वियसली नहीं आना है। कॉस्ट फॉर्मूला, मोस्टली इन्वेंट्री आज परचेज्ड मेड इन डिफरेंट लॉट्स एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच लॉट फ्रिक्वेंटली डिफर। बिल्कुल, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो हर बार उसका कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है रेट में, है ना। इन ऑल सच सर्कमस्टांसेस determination of closing inventory cost requires identification of units in stock to have come from a particular lot. This specific identification is best wherever possible. In all other cases, the cost of inventory should be determined by the FIFO method, first in first out। जो पहले खरीदा गया वही पहले बेचा गया, जो पहले आया वो पहले गया। और वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला, तो फार्मूला यूज्ड should reflect fairest possible approximation to the cost incurred in bringing the item of inventory to their present location and condition। जैसा अभी हमने क्विक रेफरेंस में देखा, यहां सेम टू सेम पॉइंट है। Other technique of cost measurement, instead of actual, standard cost may be taken as cost of inventory provided standards fairly approximate the actual. Such standards for finished or partly finished units should be set in the light of normal levels of material consumption, labor efficiency and capacity utilization. The standard to set should be regularly reviewed and if necessary to be revised to reflect current conditions. Second, in retail business where a large number of rapidly changing items are traded, the actual cost of items may be difficult to determine. रिटेल सेक्टर, आप परचून की दुकान, गिफ्ट आइटम्स की दुकान, जहाँ ये संभव नहीं है कि ईच एंड एवरी आइटम का कॉस्ट और एनआरवी सेपरेटली डिटरमाइन कर सकें वेरी इजीली। द यूनिट डील्ड बाय रिटेलर हाउएवर are usually sold for similar gross margin and a retail method to determine cost। एक तीसरा मेथड होता है रिटेल मेथड या फिर ग्रॉस मार्जिन मेथड, भी इसे बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन मेथड या रिटेल मेथड टू डिटरमाइन कॉस्ट इन सच रिटेल ट्रेड्स मेक यूज ऑफ द फैक्ट। By this method, cost of inventory is determined by reducing sale value of unsold stock by appropriate average percentage of gross margin, है ना। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रॉस मार्जिन कॉन्सेप्ट का। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे डिटरमाइन किया, सेल वैल्यू
85 प्लस ओपनिंग स्टॉक, है ना, इतनी सेल हो सकती है, लेस इन्होंने सेल पूरे अकाउंटिंग पीरियड में इतने रुपए का कर दिया, है ना। अब सेल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इतना है। अब ग्रॉस मार्जिन कितना परसेंट, 0.25% इनका ग्रॉस मार्जिन होता है, वो लेस कर दिया, तो फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइन हो गया क्रॉस मार्जिन मेथड, रिटेल मेथड से। एस्टिमेट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, estimate of net realizable value are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made as to the amount the inventories are expected to realize. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the balance sheet date, to the extent that such events confirm the conditions existing at the balance sheet date. समझिए दोस्तों। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? The comparison between cost and NRV values should be made on item by item basis. Each item को आप कंपेयर करेंगे, not as a group, no, each item by item basis. In some case, nevertheless, it may be appropriate to group similar or related items. ये कभी कभी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जनरली आप आइटम बाय आइटम बेसिस ही करेंगे। इसके लिए आपको एग्जांपल दे रखा है कि आप देखें, कॉस्ट, अभी आप देखें, अगर आप ग्रुप वाइज करें, कॉस्ट एनआरबी 7069, आपने कौन सा लेना है? 69, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 69,000। बट अगर आपने आइटम बाय आइटम बेसिस किया, यहाँ कॉस्ट 50, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 45, तो हम लेंगे 45, हमने ले लिया 45। आइटम 2 कॉस्ट 20, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 24, हम लेंगे कॉस्ट 20, क्योंकि ये कम वैल्यू है, कम है। 20 टोटल करेंगे 65 हो। अगर आपने ग्रुप बेसिस पे इनकी वैल्यू ले ली होती तो 69,000 आप एनआरवी दिखाते हैं, मीन्स आप 69,000 ही इनकी इन्वेंट्री वैल्यू अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 65,000 होना चाहिए था। इसका क्या मतलब हुआ? इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने अपने प्रॉफिट को 4,000 रुपये से 4,000 से इंक्रीज कर दिया, विंडो ड्रेस कर दिया, मीन्स आर्टिफिशियली आपने बढ़ा दिया, जो है नहीं, लेकिन उसका प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 4,000 रुपये से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि यही वहाँ ओपनिंग बनेगा 69,000, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू तो सिर्फ 65,000 है ना। तो यही सारी गलतियां नहीं होनी है, इसीलिए स्टैंडर्ड बने, इसीलिए आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बने कि आपने ये फॉलो करना है। नेक्स्ट, estimates of NRV should be based on evidence available at the time of estimation. अब ये डिपेंड करेगा कि वहाँ दे रखा क्या है। अगर वो आइटम बाय आइटम नहीं दे रखा तो हमें तो मजबूरन ग्रुप वाइज करना है, लेकिन अगर आइटम बाय आइटम है तो हमें आइटम बाय आइटम ही करना है। समझिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Net realizable value is the estimated selling price in ordinary cost of business less estimated cost of completion and estimated cost of necessary to make the sale.
is to also provide that estimates of net realizable value are to be based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made to the amount the inventories are expected to realize. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the balance sheet date, to the extent that such events confirm the conditions existing at the balance sheet date. नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NRV of material held for use or disposal. Material and other supplies held for use in production or inventories are not written down below cost if the selling price of finished product containing the material exceeds the cost of the finished product. The reason is as long as these conditions hold, the material realized more than its cost as shown below. वही एक्सेप्शन वाली बात। रिव्यू ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट, ये आप करते ही करते हैं। जितने भी वैल्यूज आप निकाल रहे हैं, ये कब निकाल रहे हैं? एवरी ईयर के बैलेंस शीट डेट, है ना। और ये कंपलसरी है करना, है ना। इनकी जो रिव्यू करना मीन्स रिवैल्यूएशन करना मीन्स वैल्यूएशन करना इस डेट को, बैलेंस शीट डेट को कंपलसरी है। एन असेसमेंट इज मेड ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट। अब दोस्तों नेक्स्ट डिस्क्लोजर पार्ट आ गया। अब क्या क्या आप डिस्क्लोज करेंगे? चलिए मैं आपको डिस्क्लोजर डायरेक्ट बेयर टेक्स्ट से दिखाता हूँ, है ना। बाकी इसकी बॉडी पार्ट मैं अलग से बताऊंगा, मेजरमेंट्स एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ टेक्स्ट में लिखा होता है। आप देख रहे हैं सिर्फ लॉ की तरह लिखा होता है, इसलिए मैं आपको बेयर टेक्स्ट नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उस तरह से नहीं दिया। लेकिन डिस्क्लोजर तो डिस्क्लोजर सेम टू सेम रहेंगे, है ना। चलिए डिस्क्लोजर दिखाता हूँ। द डेफिनेशन द financial statement should disclose. The financial statements means आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। Financial statements should disclose the accounting policies adopted in measuring inventories. Measuring inventories, आपने जो उसकी मेजरमेंट की है, वैल्यूएशन की है, including the cost for फुला used, है ना। the total carrying amount of inventories and its classification appropriate to the enterprise. समझ गए दोस्तों, ये दोनों बातें आपने डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मीन्स ये नोट्स टू अकाउंट्स में ये बातें लिखनी है, लिखी होनी चाहिए कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की और टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट कैरिंग अमाउंट हेल्ड इन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्वेंटरीज एंड द एक्सटेंट ऑफ चेंजेज इन these assets is useful to financial statement users. Common classifications of inventories are, यहाँ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये तो होते ही होते हैं इन्वेंट्री का पार्ट, आप तो जानते ही। स्टॉक इन ट्रेड, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आप ला रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। स्टोर्स एंड स्पेयर्स विच आर नॉट बिकम्स पार्ट ऑफ
property of plant and equipment as per AS10, loose tools same, अदर जो कुछ होंगे अगर इफ एनी आपने लिखना पड़ेगा। तो इतने आपने डिस्क्राइब करने ही करने हैं, ये दिखाने ही दिखाने हैं। रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट क्या है, ये है, इतना है, इसी क्लासिफिकेशन ये है ना। इस तरह से मैं इसका एक्चुअल जब बैलेंस शीट आपको एनालिसिस करना दिखाऊंगा वहाँ पे देखेंगे आप बैलेंस शीट कैसे होते हैं। वैसे तो आप खुद जानते होंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो ये रहा आपका डिस्क्लोजर पार्ट। यहाँ भी सेम टू सेम है, इसमें डिस्क्लोजर ज़्यादा है नहीं तो इन्होंने बस उतना ही सेम टू सेम कॉपी कर दिया। अब आप देखें इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, आप खुद से देख लेना, जो मैंने बताया वही रहेगा। अब आप चाहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप स्टडी में हैं, या फिर आप ये सारी बातों को अप्लाई कर सकते हैं आप इंडस्ट्री में। ये देखें सॉल्यूशन, ये ले स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। इलस्ट्रेशन 3 का सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन 4 का सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन 5 का सॉल्यूशन। दोस्तों नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि हम आगे करेंगे। अभी आप देखिए सेम टू सेम आपको यहाँ भी सेम टू सेम बता रखा है, अलग अलग केस टू केस बेसिस। अब ये कॉस्ट फॉर्मूलाज FIFO। हाँ जी दोस्तों, एक LIFO मेथड होता है जो आप अगर फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने फॉलो किया तो आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जनरली ब्रिक्स इंडस्ट्री, टाइल्स इंडस्ट्री एंड प्लाईवुड और वुड इंडस्ट्री में यूज होती है। एक और आपने अभी देखा स्टैंडर्ड्स कॉस्ट मेथड, मीन्स इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इन्वेंटरीज आर वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ द सेट स्टैंडर्ड विच आर रियलिस्टिक and reviewed regularly and where necessary revised in the light of the current conditions. Standard cost take into account normal levels of consumption of materials and supplies, labor efficiency and capacity utilization। ये बहुत कम यूज होते हैं, इसीलिए इनका इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो ये रहा दोस्तों, इस स्टैंडर्ड्स में कुछ एडिशनल है नहीं जो आप और ज़्यादा पढ़ें बेयर टेक्स्ट से। आप चाहे तो अभी तक जितना पढ़े हैं इसे ही आप डायरेक्ट अप्लाई एंड इफ़ेक्टिवली अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी अगर आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं या अकाउंटिंग पोस्ट पे हैं, तो भी आपने बहुत मदद मिलनी है। एंड फिनंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के समय तो ये आपको कंपल्सरी है ही।
इसीलिए आप इसे इंडस्ट्री में अप्लाई करें, इन सब बातों को ध्यान रखें और आप क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन फिनेंशियल स्टेटमेंट का दे पाएंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके फर्म की क्रेडिबिलिटी, आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि सभी को ये पता लगेगा कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप एक्चुअल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, है ना। तो सबका आप पर विश्वास बढ़ेगा, आपके एंटरप्राइज पर भी विश्वास बढ़ेगा, है ना। लीगल कंप्लायंस से आप बचे रहेंगे, है ना। और भी जितनी बाधाएं हैं उनसे आप बचे रहेंगे और आपका जो फाइनल इंटेंशन है वो पूरा होगा। तो फाइनली दोस्तों ये रहा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करें, ज़रूरतमंदों एवं दोस्तों को शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो आगे बनाता रहूँगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।